इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इसी मंथ में आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2023 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए, 15 से 16 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के 750 एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह में पार्ट 3 की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, 2024 में भी आरपीएससी ने 14 से 15 एग्ज़ाम आयोजित करवाए हैं और उनमें आपको सब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके के यानी कि राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, राजस्थान जियोग्राफी के 250 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ और राजस्थान की पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ। इसके अलावा 2024 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ और जो डेली आपके क्लास ये चल रही है 2023 के आरपीएससी के क्वेश्चन, इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। अब आपने आरएस प्री का एग्जाम भी देखा होगा, आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंट कितना होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज शुरू की है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। तो इसके लिए आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, आंसर के साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करना है, जीके क्विज बाय सुमेश गोदारा। इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक सब्सक्राइब का आएगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरा आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ज्वाइन का ऑप्शन आपको दो जगह देखने को मिलेगा, आप किसी भी एक पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे किसी एक पर तो आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा और इसमें आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपको ज्वाइन पर क्लिक करके आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। और मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट करने के बाद यानी कि जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को शो होगा, बाकी किसी को शो नहीं होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है ये ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। आप ज्वाइन करने के बाद वाले ही आपको मैसेज शो होंगे। तो पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे हाय हेलो का मैसेज करोगे उसके बाद वापस से आपको फॉरवर्ड करवा दी जाएगी पीडीएफ। तो इस तरह से आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप परचेस नहीं की है तो मेंबरशिप परचेस कर सकते हो। बाकी डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये एग्जाम आरपीएससी द्वारा सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 30 अप्रैल 2023 में किया गया था। तो इसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का लुत्फ उठाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन है उदयभान सिंह, शोभाराम कुमावत, तेज सिंह, मंगल सिंह। तो मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख की बात की है तो उपराज प्रमुख मत्स्य संघ का है वो किसे बनाया गया है? तेज सिंह को, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मत्स्य संघ की बात करें तो आप सभी को मालूम है राजस्थान के एकीकरण में पहला ही चरण जो था वो मत्स्य संघ का था, जिसका गठन कब किया गया था? जिसका गठन आपके किया गया था 18 मार्च 1948 को। और इसमें 4 रियासतें थी। कौन सी 4 रियासतें थी? ए बी सी डी, ये ट्रिक है। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी। इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मत्स्य संघ का शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब एक क्वेश्चन भी आरपीएससी द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि मत्स्य संघ का विलय व्रत राजस्थान में कब किया गया? तो व्रत राजस्थान में इसका विलय 15 मई 1949 में किया गया था। कौन से चरण में किया गया था पूछ ले तो 5वें चरण में व्रत राजस्थान में विलय किया गया है मत्स्य संघ का। तो ये सभी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तेज सिंह हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से रामसनेही संप्रदाय की सीनतल शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाव जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी, रामदास जी। तो रामसनेही संप्रदाय की जो सीनथल शाखा है उसके संस्थापक आपके थे हरि रामदास जी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो 1921 की जो चांदखेड़ी नामक घटना है वो आपके बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊद दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल। इनमें से कौन आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दाऊद दयाल आचार्य हैं, ये आपके आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? विमल शाह, बर्मागुप्त, विक्रम सिंह, चंदन राज। तो देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर है विमल शाह द्वारा बनाया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है गले में, हाथ में, दांत में, नाक में। तो निबोरी आभूषण गले में पहना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? घूमर, वालर, गौरी, गैर। तो वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट, मधुसूदन ओझा। तो ईश्वर विलास महाकाव्य ये किसने लिखा था? ये आपके कृष्ण भट्ट ने लिखा था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको इनमें से बताने हैं। पहला कथन दे रखा है अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरा कथन दे रखा है परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तीसरा है अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो राज्यपाल के बारे में जो तीन कथन दे रखे ये तीनों ही सही है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग ये बात सही है, लेकिन अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। और तीसरा जो दे रखा है अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल अपना पद त्याग सकेगा राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। जब तीनों कथन सही है तो आपके ऑप्शन में डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी कथन सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यानी कि जैसे कि राजस्थान की ही बात कर लें तो राजस्थान में आप सभी को मालूम है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है, तो 200 का 15% यानी कि 30। इसलिए राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 30 है। और न्यूनतम कितनी है? एग्जाम में पूछा भी गया था, तो न्यूनतम आपको पता होना चाहिए कितनी है? 12 है। तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 165 फर्स्ट, 165 फर्स्ट का क, 164 का पांचवा या 164 का पहला के क। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 फर्स्ट क। अनुच्छेद 164 फर्स्ट क के तहत ये उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है अनुच्छेद 199 के उपखंड क से लेकर उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जाएगा। दूसरा दे रखा परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला दे रखा है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई है। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया है। तो यहाँ पर राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में दोनों कथन सही है कि शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई है और राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया है। जब दोनों कथन सत्य है यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई है, जो कि गलत कथन है। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग 1951 पारित किए गए। कार्य की सीमा और सेवा की शर्तों में यह भी गलत है। दोनों कथन असत्य है यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। तो मानवाधिकार आपके पास ऑप्शन है 20, 21, 22 या 23। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत देखा जाए तो धारा 22 के तहत राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसमें आपके एक अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी और 2 सदस्य होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही काल क्रमानुसार है। कृष्णपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम, बी.जी. राव, भगत सिंह मेहता। तो ये पूर्व मुख्य सचिव है, इनको इनके काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले आते हैं बी.जी. राव, उसके बाद आएंगे कृष्णपुरी, फिर आएंगे के.एन. सुब्रमण्यम और लास्ट में आएंगे भगत सिंह मेहता यानी कि CABD यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ख, 243 क, 243 ग, 243 च। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 243 ख में किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड भौतिक आकृति है और दूसरी साइड उनका स्थान दे रखा है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि एक साइड है जयगढ़, त्रिकुट पहाड़ी, लसाड़िया का पठार, रघुनाथगढ़, दूसरी साइड है जयसमंद झील के पूर्वी भाग, सीकर, जयपुर, जैसलमेर। तो जयगढ़ में आप सभी को मालूम है जयपुर आएगा, पहले का तीसरा। अब आप ऑप्शन में देख लो, पहले का तीसरा आपको सी में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी बाकी आगे की भी जांच कर लेते हैं, एग्जाम में ऐसे समय की बचत कर सकते हैं इस तरह से चेक करके भी। त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो ये जैसलमेर में यानी कि डी। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है, पहला। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर स्थित है, सीकर में स्थित है यानी कि दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है। जैसलमेर, पाली, गंगानगर, भीलवाड़ा। तो जनवरी में न्यूनतम तापमान गंगानगर जिले में अंकित किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके नदी हैं और दूसरी साइड उनका उद्गम स्थल है। देखो नदियों से आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन एक ये होता है, या तो वो एक साइड नदी पूछेगा, दूसरी साइड सहायक नदियों का सुमिलित पूछेगा, या फिर एक साइड नदी पूछेगा और दूसरी साइड उनका उद्गम स्थल पूछेगा। और अगर अभी तक आपने भी आरपीएससी के द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं 14 से 15, उन सभी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके की एमसीक्यू पीडीएफ नहीं प्राप्त की है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज करना, उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और उसके अलावा जो डेली क्लासें अभी आरपीएससी 2023 के एमसीक्यू क्वेश्चन की हो रही है, इनकी भी पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहेगी। तो यहाँ आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना। एक साइड नदियाँ हैं, दूसरी साइड उनका उद्गम स्थल दे रखा है।
घग्गर नदी का उद्गम स्थल आप सभी को मालूम है, शिवालिक की पहाड़ी हो जाएगा। माही नदी की बात करें तो मेहंद झील, चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी और बनास खमनोर की पहाड़ी। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? पाली जालोर, सीकर झुंझुनू, चूरू बीकानेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो शुष्क सागवान वन है ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले यानी कि दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में। राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में वालरा कृषि की जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा बारा, चूरू सीकर। अब वालरा कृषि भी दक्षिणी भाग में की जाती है, तो ऑप्शन में देखोगे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सी एक गाय की नस्ल नहीं है? गिर, जमुनापुरी, मेवाती, थार पारकर। अब गिर हुई है, मेवाती हुई है, थार पारकर, ये तो गाय की नस्ल है, लेकिन जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और यहाँ पूछा गाय की नस्ल नहीं है, तो इसका मतलब आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है? कोटा जयपुर, जयपुर अलवर, कोटा अजमेर, कोटा अलवर। अब राजस्थान में महिला साक्षरता दर की बात की जा रही है, उसमें पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर में पहले स्थान पर तो कोटा है, और सबसे न्यूनतम पूछे तो जालोर होगा, और दूसरे स्थान पर आपका है जयपुर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका ए हो गया। अब बात आई गई है साक्षरता दर की, तो मैं आज भी बात कर लेता हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार, कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.11%, और सबसे अधिक कहाँ पर है? कोटा में, और सबसे कम कहाँ पर है? जालोर में। अगर पुरुष और महिला की अलग अलग पूछी जाए, ये तो राजस्थान की है 66.11, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 79.20 और महिला की है 52.12। और आरपीएससी ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें अंतर कितना है लगभग का, तो लगभग का अंतर है आपका 27 का। कितने का अंतर आ रहा है महिला और पुरुष के साक्षरता दर में? अंतर 27 का आ रहा है। अब अगर शहरी और ग्रामीण का पूछ ले कि साक्षरता दर कितना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शहरी का, तो शहरी का जो साक्षरता दर है वो आपका 79.70, और इसमें से सबसे ज़्यादा आपके है वो उदयपुर ज़िले का है, और सबसे कम जो है वो कौन से ज़िले का है? नागौर ज़िले का। और ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण का जो साक्षरता दर है वो है आपका 61.44। अब ग्रामीण में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका झुंझुनू का होगा, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका हो जाएगा सिरोही का। किसका होगा? सिरोही का। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण राजस्थान की बात की है, 882, 874, 892, 903। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण राजस्थान में जो बच्चों का लिंगानुपात है वो कितना है? 892, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब लिंगानुपात की बात आ गई तो मैं आपको लिंगानुपात के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, या तो साक्षरता दर से या फिर लिंगानुपात से। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना? 928। सर्वाधिक है वो डूंगरपुर जिले का है लिंगानुपात, डूंगरपुर जिले का सर्वाधिक है कितना है? 994। और न्यूनतम है वो धौलपुर जिले का है। न्यूनतम कौन से जिले का है? धौलपुर जिले का। कितना है? 846। अब ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ये तो अभी तो मैंने राजस्थान का बताया। अब अगर मैं ग्रामीण लिंगानुपात की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा पाली जिले का है, 1003। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम भी धौलपुर का है। धौलपुर का कितना है? 841। शहरी लिंगानुपात की बात करूं, शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा टॉप का 985, 985। और सबसे कम है जैसलमेर का, जैसलमेर का है शहरी लिंगानुपात सबसे कम 807। अब बात आती है बाल लिंगानुपात की। बाल लिंगानुपात की बात करूं
तो बाल लिंगानुपात है ये आपके सबसे अधिक बांसवाड़ा का है। बांसवाड़ा का कितना है 934 और सबसे कम झुंझुनू का 837। तो ये था आपका लिंग अनुपात के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई है? जयपुर, कोटा, ब्यावर, अलवर। सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई ब्यावर जिले में प्रारंभ की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है? 1980, 1981, 1982, 1985। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। तो ताम्र उपकरण है वो प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी, मृदभांड। तो इसमें आपका देखा जाए तो शैलचित्र कालीबंगा से संबंधित नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दुर्गीकरण है, अग्निवेदी है और मृदभांड भी कालीबंगा से संबंधित है। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया? वीएन मिश्र, केएन पुरी, डी.आर. साहनी, एच.डी. सांकलिया। डी.आर. साहनी ने बेराट का उत्खनन किया। डी.आर. साहनी का अर्थ क्या हुआ है? दयाराम साहनी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? मंडोर, राजौरगढ़, जालोर, मेड़ता। मथन देव कहाँ शासन करता था? राजौरगढ़ में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी सेकंड, मेदिनी राय, मुजफ्फर। तो राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी द्वितीय, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा। तो आमेर के राजा मानसिंह हैं वो बिहार के सूबेदार थे 1587 से 1594 तक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। इनको उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये जो दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये काल क्रमानुसार ही व्यवस्थित है। चामुंडराज, दुर्लभराज तृतीय, उसके बाद विग्रहराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मैकमेसन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन है वो टोंक का नवाब था? सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजीरुद्दौला, जान खान। तो टोंक का वजीरुद्दौला नवाब था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? राव उमेद सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा सुमेर सिंह। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार था? भोपाल सिंह, राव कृष्ण सिंह, तखत सिंह, अमर सिंह। तो राव कृष्ण सिंह बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए हैं, और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल को देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज के पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, और आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, और जो अभी मैं आपका 2023 के जैसे जैसे क्लास करा रहा हूँ उसके साथ साथ पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आना होगा, जीके क्विज बाय सुमेश गोदारा पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें एक साइड आपका सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, दूसरी साइड ज्वाइन का। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर, उसके बाद ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन का ऑप्शन आपके सामने दो देखने को मिलेगा, आप किसी भी एक ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है और ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आपने मेंबरशिप ज्वाइन की उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना होगा, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा, सभी को शो नहीं होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन करके इस ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है और जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप पूरा खाली नजर आएगा, आपको ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।